गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन, लेकिन इसको समझने से पहले फिजियोलॉजी का समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग फिजियोलॉजी को कई पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम ले रहे हैं पार्ट 1, जिसमें कि हम लंग मैकेनिक्स, नॉर्मल रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के कैसे इंस्पिरेशन कैसे एक्सपायरेशन होता है और एयरवे रेजिस्टेंस, ये 3 चीज़ आज हम देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लंग मैकेनिक्स। अगर आप एक थोरेसिक कैविटी को लें तो इसके अंदर लंग्स होते हैं, आउटर में चेस्ट वॉल होती है। ये एक घर की तरह होता है जिसमें कि वाइफ होती है, एक हस्बैंड होता है। वाइफ होती है वो अंदर रहती है जो कि लंग्स की तरह होती है। जो हस्बैंड होता है वो चेस्ट वॉल की तरह होता है जो कि बाहर रहता है। ये दोनों साथ तो रहते हैं लेकिन ये लोग झगड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वाइफ को अंदर रहना है और हस्बैंड बाहर भागने की कोशिश करता है। तो इससे क्या है कि दोनों में हमेशा टेंशन रहता है, दोनों में तनाव रहता है। लेकिन वहाँ पे एक बच्चा भी है। तो बच्चा क्या करता है कि दोनों का हाथ होल्ड करके रखता है। जो हस्बैंड है, जो चेस्ट वॉल है, उसको अंदर की तरफ खींचता है। जो वाइफ है, जो मदर है उसको अंदर से बाहर की तरफ खींचता है। इस बच्चे का नाम है प्लूरा। तो प्लूरा के 2 हाथ होते हैं, पैरेटल प्लूरा जो कि चेस्ट वॉल से अटैच रहता है, विसल प्लूरा जो लंग्स से अटैच होता है। तो लंग्स को बाहर खींचता है, चेस्ट वॉल को अंदर खींचता है, जिससे कि दोनों में हार्मोनी रहती है और थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स और चेस्ट वॉल दोनों रहते हैं। लेकिन अगर इनको सेपरेट कर दिया जाए तो क्या होता है, लंग्स अंदर की तरफ चले जाते हैं। मतलब वाइफ अंदर की तरफ चली जाएगी क्योंकि इसमें इलास्टिक टिश्यू होता है, तो रिकॉइल करके ये अंदर चले जाते हैं। तो जो रेस्टिंग वॉल्यूम होता है लंग्स का वो अपने एक्चुअल साइज से छोटा होता है। लेकिन चेस्ट वॉल, उसमें क्या है कि अगर इसको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये बाहर की तरफ चला जाता है। मतलब इसका साइज़ बड़ा हो जाता है क्योंकि इसके पास मसल्स हैं जो कि बाहर की तरफ खींचती हैं। लेकिन जो प्लूरा होता है वो पैरेटल प्लूरा चेस्ट वॉल को अंदर की तरफ खींचता है, विसल प्लूरा लंग्स को बाहर खींचता है। जब प्लूरा दोनों चीज़ को अंदर और बाहर खींचेगा तो प्लूरा को ताकत लगानी पड़ती है। ये होता है नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर की वजह से चेस्ट वॉल अंदर की तरफ रहेगी और लंग्स बाहर की तरफ रहेंगे। तो नॉर्मली जब इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि एफआरसी पे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे, ना इंस्पिरेशन होता है ना एक्सपिरेशन होता है, तो आप देखेंगे कि प्लूरा, जो पैरेटल प्लूरा था वो चेस्ट वॉल को होल्ड किए हुआ है, अंदर की तरफ खींच रहा है, और जो विसल प्लूरा था वो लंग्स पे अटैच है, वो उसके बाहर की तरफ खींच रहा है। इसकी वजह से प्लूरा में हमेशा नेगेटिव प्रेशर रहता है क्योंकि उसको दोनों को हार्मोनी में लेके आना है। अगर प्लूरा ने काम करना बंद कर दिया तो चेस्ट वॉल बाहर आ जाएगा, लंग्स अंदर चले जाएंगे। जैसा कि आप न्यूमोथोरेक्स में देख सकते हैं। न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि प्लूरल कैविटी में हवा बढ़ जाती है जिससे कि उसका नेगेटिव प्रेशर बंद हो जाता है, मतलब उसका ख़त्म हो जाता है नेगेटिव प्रेशर, जिसकी वजह से चेस्ट वॉल बाहर चली जाती है और लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए प्लूरा में चाहे कोई भी रेस्पिरेटरी की साइकिल हो, हमेशा नेगेटिव प्रेशर रहता है। क्या ये प्रेशर सेम रहता है ऊपर से नीचे तक? नहीं, ये अपेक्स में ज़्यादा रहता है, -10 तक रहता है। बेस में -2.5 या 2 तक रह सकता है। आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जब प्लूरा खींच रहा है दोनों हाथ से, हाथ ऊपर की तरफ खींचता है यूँ करके, तो इसका मतलब ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए अपेक्स में ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू बेस। अब ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन इनका काम क्या है? रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। जैसे आपने देखा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 पार्ट हो गए। एक हो गया अंदर लंग्स, बाहर हो गया प्लूरल कैविटी, उसके बाहर चेस्ट वॉल, और उसके बाद तो एटमॉस्फेयर है ही है। तो उसमें कुछ प्रेशर्स होते हैं, जैसे कि जो लंग्स में प्रेशर होता है उसको हम इंट्रा एल्वुलर प्रेशर कहते हैं क्योंकि उसमें मेनली एल्वुलाई होते हैं उसमें।
जो एल्वुलाई के बाहर होता है वो प्लूरल कैविटी होती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ये हमेशा नेगेटिव में होता है। फिर प्लूरा के बाहर में कौन है? चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल के बाहर एटमॉस्फेयर। तो 3 टाइप के प्रेशर हो गए, एक इंट्रा एल्वुलर प्रेशर हो गया, एक इंट्रा प्लूरल प्रेशर हो गया और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब 3 स्ट्रक्चर हो गए, तीनों की वॉल अलग अलग होगी। एक होता है इंट्राम्यूरल प्रेशर, मतलब वॉल के अक्रॉस। ओके, तो ये क्या होता है? प्रेशर इनसाइड द कैविटी माइनस प्रेशर आउटसाइड द कैविटी। जैसे हमें लेना है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ओके, तो ये क्या होता है कि एल्वुलर प्रेशर माइनस प्लूरल प्रेशर। एक होता है ट्रांसथोरेसिक प्रेशर, इसका मतलब चेस्ट वॉल के अक्रॉस हमें प्रेशर लेना है। इसका मतलब इंट्रा प्लूरल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अगर दोनों को कंबाइंड कर दें तब होता है ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर, मतलब पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रेशर। मतलब प्रेशर इनसाइड द कैविटी माइनस आउटसाइड द कैविटी। इनसाइड में कौन है? एल्वुलाई। बाहर कौन है? एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर इंट्रा एल्वुलर प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये होता है ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर। अच्छा, कोई भी स्ट्रक्चर इन्फ्लेट होगा या डिफ्लेट होगा, ये डिपेंड करेगा इंट्राम्यूरल प्रेशर पे। अगर इंट्राम्यूरल प्रेशर पॉजिटिव है तो ये होता है इन्फ्लेटिंग प्रेशर, मतलब वो स्ट्रक्चर इन्फ्लेट करेगा। अगर इंट्राम्यूरल प्रेशर नेगेटिव है तो वो डिफ्लेटिंग प्रेशर होता है, मतलब वो डिफ्लेट करेगा। ओके, जैसे हम देख सकते हैं रेस्टिंग कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब पेशेंट एफआरसी पर है, ना उसमें इंस्पिरेशन हो रहा है ना एक्सपायरेशन हो रहा है। इसका मतलब ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर जीरो होना चाहिए, तभी तो लंग्स मूव नहीं करेगा। इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही एल्वुलाई का प्रेशर होना चाहिए। हम इजी समझने के लिए इन्वायरमेंट मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर जीरो ले लेते हैं एक इजी कैलकुलेशन के लिए। तो अगर इन्वायरमेंट का प्रेशर जीरो है तो एल्वुलाई का प्रेशर भी जीरो होगा। इसका मतलब रेस्टिंग कंडीशन में लंग्स ना इन्फ्लेट करेंगे ना डिफ्लेट करेंगे। लंग्स इन्फ्लेट कब करेंगे? जब ये प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब एल्वुलाई का प्रेशर इन्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। ये डिफ्लेट कब करेंगे, मतलब एक्सपायरेशन कब होगा? जब ये प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट का प्रेशर कम हो जाएगा और एल्वुलाई का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 3 कैविटी के प्रेशर होते हैं, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 3 ट्रांसम्यूरल प्रेशर होते हैं, ट्रांसपल्मोनरी जो कि एल्वुलाई के अक्रॉस लगता है, ट्रांसथोरेसिक जो कि चेस्ट वॉल के अक्रॉस लगता है, ट्रांस रेस्पिरेटरी जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। तो ये 3 टाइप के प्रेशर्स हो गए। अब देखते हैं कि नॉर्मली इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कैसा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि हस्बैंड वाइफ एक घर में रह रहे हैं और दोनों टेंशन में रहते हैं, लेकिन उनका जो बच्चा है जिसका नाम प्लूरा है, पेडल प्लूरा विसल प्लूरा, तो पेडल प्लूरा फादर का हैंड पकड़ के अंदर खींच रहा है, विसल प्लूरा मदर का हैंड पकड़ के बाकी तरफ खींच रहा है। तो ये दोनों टेंशन में रहते हैं। इसकी वजह से क्या है कि प्लूरा का प्रेशर हमेशा नेगेटिव में रहता है। अब होता क्या है, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट 15 की है, मतलब 4 सेकंड में एक साइकिल होनी है, तो हर 4 सेकंड पे ब्रेन को मस्ती सूझती है, वो एक सिग्नल भेजता है किसके पास में? चेस्ट वॉल के पास में। चेस्ट वॉल पे 2 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, एक डायफ्राम होता है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है। उनके पास सिग्नल भेजता है कि तुम चेस्ट वॉल को बाहर की तरफ खींच लो। ओके, तो इसमें जो मेन काम होता है वो डायफ्राम का होता है लगभग 75%। जो छोटा सा काम होता है वो होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। तो ये चेस्ट वॉल को पूरी ताकत से बाहर की तरफ खींचते हैं। तो जिससे क्या होता है कि चेस्ट वॉल के साथ में प्लूरा जुड़ा हुआ है, प्लूरा भी बाहर की तरफ खींचेगा। उससे क्या होगा कि प्लूरा से लंग्स भी अटैच है, तो लंग्स ही बाहर की तरफ आते हैं। तो इससे क्या होगा कि एल्वुलाई में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा।
इससे क्या होगा कि एल्वुलाई के अंदर नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि उसको चेस्ट वॉल और प्लूरा मिलकर दोनों बाहर की तरफ खींच रहे हैं और लंग्स अंदर आना चाहता है रिकॉइल की वजह से। तो इससे क्या होगा कि नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा। एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है? 0। एल्वुलाई में प्रेशर कितना हो गया? नेगेटिव। सी फॉर एग्जांपल -1 या -2। अब प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। इन्वायरमेंट प्रेशर 0, एल्वुलाई में नेगेटिव प्रेशर। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो एटमॉस्फेयर की हवा थी वो अंदर आएगी। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। ओके, इसको हम अगर वेंटिलेटरी भाषा में बोलें तो इसको बोलते हैं ट्रिगर। तो ट्रिगर क्या हुआ? न्यूरोनल, ब्रेन से सिग्नल आया, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एल्वुलाई में नेगेटिव प्रेशर हुआ, उसकी वजह से हवा अंदर आई, फ्लो। ओके, तो ट्रिगर 3 टाइप के हो गए। एक न्यूरोनल हो गया, एक नेगेटिव प्रेशर हो गया, तीसरा नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो फ्लो जनरेट हुआ है वो एक ट्रिगर हो गया। ओके, तो अब हवा अंदर आई। अब हवा क्या करेगी? वो एल्वुलाई पे प्रेशर डालेगी, जिससे क्या है कि प्रेशर जो नेगेटिव था वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो गया। ओके, जब पॉजिटिव हो गया तब क्या होता है कि ब्रेन पे सिग्नल जाता है कि भैया अब पॉजिटिव प्रेशर हो गया है, वाइफ गुस्से में है, उसका प्रेशर हाई हो गया है, अब इंस्पिरेशन को बंद करो। तो ब्रेन सिग्नल देता है कि अब इंस्पिरेशन रुक जाओ। इससे क्या होता है कि जो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देती है। इससे क्या होगा कि अब चेस्ट वॉल को कोई सपोर्ट तो है नहीं, डायफ्राम में हाथ खींच लिए, अपने मसल्स ने हाथ खींच लिए, तो चेस्ट वॉल अब अंदर आएगा। अंदर क्यों आएगा? क्योंकि प्लूरा उसको अंदर खींचेगा और जो लंग्स जो स्ट्रेच हुए थे उसमें इलास्टिक रिकॉइल की वजह से वो अंदर खींचेगा चेस्ट वॉल को। ओके, तो चेस्ट वॉल अंदर आई, प्लूरा अंदर आया, लंग्स रिकॉइल होंगे, जिससे क्या है जो हवा अंदर आई थी हवा वो बाहर चली जाएगी। ये होता है एक्सपायरेशन। तो अगर वेंटिलेटरी भाषा में बोलें तो होती है साइकिलिंग। साइकिलिंग क्या होती है? जब इंस्पिरेशन से एक्सप्रेशन में जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं साइकिलिंग। तो साइकिलिंग नॉर्मली क्या होती है? ब्रेन से। ब्रेन सिग्नल देता है कि इंस्पिरेशन बंद कर दो, इससे क्या है कि इंस्पिरेटरी टू एक्सपिरेटरी फेज स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन। ओके, तो आपने देखा होगा कि इसमें मेन रोल किसका है? डायफ्राम का। लगभग 3/4 पार्ट डायफ्राम का है। डायफ्राम को सप्लाई कौन करता है? C3 से C5, सर्वाइकल जो सर्वाइकल कॉर्ड होती है उससे सप्लाई होती है। तो आपने देखा होगा कि अगर इंजरी C5 से नीचे हुई है, मतलब डायफ्राम बच गया है, तो पेशेंट नॉर्मल सांस ले सकता है और छोड़ सकता है। अगर इंजरी C3 से ऊपर हुई है, मतलब डायफ्राम पैरालाइज हो चुका है, तो पेशेंट अपनी सांस नहीं ले सकता है, क्योंकि डायफ्राम उसका वीक हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज में क्या होता है या डिजीज़ में क्या होता है? एक्सरसाइज में क्या होता है कि सारी मसल्स काम कर रही होती हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। ज़्यादा ऑक्सीजन करने के लिए क्या होगा कि ब्रेन सिग्नल भेजेगा बाकी अदर मसल्स को ऑल्सो। कौन कौन सी मसल्स होती हैं? एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक होती है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, और होती है स्क्लेनिंग। इनको सिग्नल भेजेगा, क्या कहेगा कि इंस्पिरेशन सफिशिएंट नहीं है, आप लोग भी कॉन्ट्रैक्ट करिए और चेस्ट वॉल को बाहर खींचिए। ओके, तो सब मसल मिलके चेस्ट वॉल को बाहर खींचेंगी, उतने ही प्रेशर से प्लूरा बाहर आएगा। प्लूरा बाहर आएगा तो लंग्स को खींच के लेके आएगा। और ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर होगा एल्वुलाई में, और ज़्यादा अंदर हवा आएगी। तो ये हो जाएगा फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब फोर्सफुल इंस्पिरेशन तो हो गया, एक्सपायरेशन भी तो होना पड़ेगा, उसे हवा बाहर तो निकालनी पड़ेगी। पहले क्या हो रहा था कि नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसे हो रहा था कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जा रही थी और अपने आप हो जा रहा था, मतलब पैसिव एक्सपायरेशन हो रहा था। लेकिन अब पैसिव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हवा ज़्यादा अंदर आ चुकी है, उसको बाहर फेंकना है उसको। तो कुछ मसल्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि चेस्ट वॉल को वो स्क्वीज़ करेंगे। कौन सी मसल्स होती हैं?
मेन मसल होती है एब्डोमिनस मसल। जो एब्डोमेन की मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे क्या है कि डायफ्राम ऊपर जाता है, चेस्ट वॉल को स्क्वीज़ करके हवा बाहर निकालने में हेल्प करती है। और मसल कौन सी होती है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है। तो ये मसल्स चेस्ट वॉल को स्क्वीज़ करके ये सब हवा बाहर निकालती है। डिजीज़ में भी ऐसे ही होता है, जैसे कि ILD में, COPD में, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इंस्पिरेशन फोर्सफुली होता है, और जब फोर्सफुली होगा तो एक्सपिरेशन भी फोर्सफुली होगा। इसलिए आपने देखा होगा COPD पेशेंट्स में या ILD के जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उसमें एक्सेसरी मसल्स भी एक्शन करती हैं। तो इसको हम बोलते हैं फोर्सफुल एक्सप्रेशन एंड फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म था किसका? नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का एंड फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन का। अब नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में क्या होता है? हवा अंदर आती है, इसको बोलते हैं एयर फ्लो। एयर फ्लो कहाँ से होती है? नेज़ल कैविटी से लेके फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद में एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई। तो जो पैसेज होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये एक पाइप की तरह होता है। जब हवा पाइप से गुजरेगी तो उसमें कुछ रुकावट भी आएगी, जिसको बोलते हैं एयरवे रेजिस्टेंस। ओके, तो कितनी हवा अंदर आनी है वो डिपेंड करेगी कि आप किस प्रेशर से हवा अंदर भेज रहे हैं और बीच में रुकावट कितनी है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए एक लॉ आया था, इसको बोलते हैं पॉइज़ली लॉ। तो पॉइज़ली साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। पाइप का जितना लेंथ होगा उतनी ही रुकावट ज़्यादा होगी, उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर आप ज़्यादा प्रेशर से हवा अंदर भेजेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ पाइप के, रेडियस ऑफ एयरवे। रेडियस का मतलब कि जितना पाइप का साइज़ बड़ा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। और आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में रेजिस्टेंस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो R⁴ है। मतलब रेडियस ज़रा सा कम कर दो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, और रेडियस ज़रा सा बढ़ा दो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। जो अमाउंट होता है एयर का तो वो डिपेंड करेगा कितने प्रेशर से हवा दे रहे हैं और कितना रेजिस्टेंस है। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि हाई एयर रेजिस्टेंस किस में होता है? ब्रोंकोस्पाज्म में, जब एयरवे नैरो हो जाते हैं, जैसे COPD, अस्थमा में। सिक्रीशंस, अगर एयरवे में सिक्रीशंस भरे हुए हैं मतलब रुकावट है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम कम जाएगा। वेंटी सर्किट किंक हो गया है, मतलब वेंटी सर्किट तो लंबा होता है, कहीं से मुड़ गया है, तो उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और एयर फ्लो कम हो जाएगा। अगर वेंटी सर्किट की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उससे भी क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और एयर फ्लो कम हो जाएगा। तो बस आज की फिजियोलॉजी में इतना ही। इसकी आगे की फिजियोलॉजी आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।